तुम आखिर चाहती क्या हो? अम्मी ने रात को बिलाखिर तंग आकर मुझसे पूछा था। मैं कंसर्ट से वापसी पर कुछ देर पहले ही कपड़े चेंज करके अपने कमरे में बेड पर आकर लेटी थी जब वो मेरे कमरे में आ गई थी। मैं तो कुछ भी नहीं चाहती। मैंने 3 साल में बार बार दोहराया जाने वाला जुमला दोहराया। मैं वाकई क्या चाह सकती थी? तो फिर मुराद पर क्या एतराज़ है तुम्हें? अम्मी ने एक बार फिर मुराद का जिक्र छेड़ते हुए कहा। कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं शादी करना नहीं चाहती। हम तंग आ गए हैं तुम्हारा इनकार सुन सुन कर। तुम शादी नहीं करना चाहती तो कम से कम ये तो बताओ कि क्यों नहीं करना चाहती? अम्मी ने तकरीबन ज़िद होते हुए कहा। क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। क्योंकि मैं मोमी की जगह पर किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकती। क्योंकि मैं दोगली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे पास इनके सवाल का जवाब था, मगर इस जवाब को इन तक पहुंचाने के लिए हिम्मत नहीं थी। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती। मैंने अपना माथा रगड़ते हुए कहा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तुम्हें इसका एहसास है। आज मुझे या तुम्हारे बाबा को कुछ हो जाए तो तुम्हारा क्या होगा मेहर? ये भी तो हो सकता है कि आपसे पहले मुझे ही कुछ हो जाए। फिर कम से कम आपको मेरी वजह से कोई टेंशन नहीं रहेगी। मैंने इत्मीनान से कहा। मेरे इत्मीनान ने मेरी माँ को हौलाया। किस तरह की बातें निकाल रही हो मुँह से? तुम्हें क्यों कुछ होगा? मगर देखो मेहर, शादी तो हर लड़की को करना ही होती है। फिर तुम्हें अगर कोई पसंद है तो हमें इस पर भी कोई एतराज़ नहीं। हम तुम्हारी मर्ज़ी की जगह पर तुम्हारी शादी कर देते हैं। मेरी मर्ज़ी की जगह? मैंने सोचा, मर्ज़ी की जगह मेरी पसंद के मर्द से? और मेरी पसंद का मर्द 3 साल पहले? क्या सोच रही हो? अम्मी ने मेरी सोच के सिलसिले को तोड़ा। कुछ नहीं, मैंने इनका चेहरा देखा। मुझे कोई पसंद नहीं है। अम्मी को यकीन नहीं आया। ये तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है। अगर तुम्हें जानती हूँ अम्मी, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है, मगर मुझे कोई पसंद नहीं है। मैंने इनकी बात काट कर कहा। वो कुछ देर मेरा चेहरा देखती रहीं। अगर पसंद नहीं है तो फिर हमारी पसंद से शादी करने पर क्या एतराज़ है? मैं चुप रही। और फिर देखो, इस बार तो लड़का भी तुम्हारे जैसा है। आज़ाद ख्याल तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, क्योंकि इसे तुम्हारी जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं। है भी इकलौता। जिस तरह का तुम्हारा मिजाज है, तुम्हें किसी के साथ वहाँ एडजस्टमेंट का मसला नहीं होगा। मैंने अम्मी का चेहरा देखा। वो जानती थी मुझे ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी एडजस्टमेंट का मसला नहीं हो सकता था। मुझे खामोश रहना आता था और सब कुछ अपने अंदर रखने की आदत थी। सफ़िया बहुत अच्छी है। मैं 25 साल से जानती हूँ इसे। तुम्हें बड़े प्यार के साथ रखेगी। तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। और देखो मेहर, इस बार तो हमने इस तरह का लड़का पसंद किया जिस तरह की तुम हो। अम्मी ने मेरी खामोशी को मेरी आमादगी समझते हुए कदरे जोश से कहा। जिस तरह की मैं हूँ, मैं किस तरह की हूँ? मैंने अपने अंदर झांक कर अपना अक्स देखने की कोशिश की। मैं पता नहीं किस तरह की थी। मुझे शादी नहीं करनी। अम्मी को मेरे जवाब ने नाराज़ किया। तुम अपने इनकार से हमारे पछतावों में इजाफा मत करो। पहले ही मैं और तुम्हारे बाबा पछताते रहते हैं कि हमें तुम्हें इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी। जिस हुलिये में तुम हर वक्त रहती हो, इस हुलिये की वजह से ख़ानदान और जानने वाले तो पहले ही हमारी कोशिशों के बावजूद तुम्हारा प्रपोज़ल कबूल करने पर तैयार नहीं। वरना यही लोग थे जो 3 साल पहले हमारे आगे पीछे फिरते थे। और अब वो साफ कहते हैं कि महज ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद ख्याल है और हमें इस तरह की बहू नहीं चाहिए। और हम शर्मिंदा होकर रह जाते हैं। इनसे क्या बहस करें? ज़ाहिर है, खुद हमारा कोई बेटा होता तो हम भी इसके लिए तुम्हारे तौर तरीक़ों वाली बहू कभी ना लाते। सारा मेल जोल हमारा हमारी ही तरह की फैमिलीज़ में है, और हम जैसी फैमिलीज़ में इतनी आज़ाद ख़याल लड़कियों को कौन कबूल करता है? अब सफ़िया की सूरत में मैं तो समझती हूँ कि एक फ़रिश्ता ही आया है, जो बेचारी हमारी ख़ानदानी वैल्यूज़ रखने के बावजूद तुम्हें बहू बनाना चाहती है, क्योंकि तुम्हारी तरह इसका बेटा भी बहुत आज़ाद ख़याल है। किसी और जगह तुम्हारी शादी करने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं कैसे लोगों से सामना हो। यहाँ कम से कम मुझे ये तो तसल्ली है कि लड़के के माँ बाप को हम जानते हैं और वो दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। मगर तुम हो कि तुम्हें तो इस बात की परवाह ही नहीं है कि माँ बाप क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा हर वक्त मुझे मलामत करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, कभी समझाया नहीं। इन्हें क्या पता, मैं 24 घंटे यही काम करती रहती हूँ, मगर मगर तुम सुमुन बुकमुन बनकर मेरे सामने बैठी रहती हो। मजाल है तुम पर कोई असर हो जाए। इससे तो अच्छा था कि औलाद भी ना होती। कम से कम तुम्हारी वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती। मास्टर्स करना था, वो तुमने कर लिया। अब क्या कर रही हो? नमाज कुरान तो कब का छोड़ दिया तुमने। सारा दिन तुम बाहर फिरती रहती हो और सारी रात तुम केबल लगा कर बैठी रहती हो।
وہ بند ہوتی ہے تو تم اسٹیریو لگا لیتی ہو، وہ بند ہوتا ہے تو تم گھنٹوں سوتی رہتی ہو یا پھر فون لے کر بیٹھی رہتی ہو۔ تمہیں نہ کسی آئے گئے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی اس بات کی پرواہ کہ میں اور بابا تمہیں اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر کتنے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس صوفیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم شروع میں ہی اس کے ساتھ تمہاری دوستی ختم کروا دیتے۔ نہ تمہارا اس کے ساتھ میل جول ہوتا، نہ تم اس کے رنگ میں رنگتی، مگر ہم لوگ تو یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ وہ صوبیہ جیسی سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ پھر کر بھی ویسی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہماری اپنی اولاد ہی ہمارے لیے اتنی پریشانیاں کھڑی کر دے گی۔ امی غصے میں بولتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئی۔ میں ان کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ ان کو مجھ پر جتنا غصہ اور شرمندگی تھی، مجھے اپنے آپ پر اس سے کہیں زیادہ غصہ اور شرمندگی تھی۔ اگر مہر سمیع کا بت کسی سڑک پر لگا ہوتا تو اس پر پتھر پھینکنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوتی۔ ڈاؤن ود مہر سمیع، میں نعرے لگا لگا کر اپنا حلق زخمی کر لیتی۔ مجھے اگر دنیا میں کچھ اور اچھا نہیں لگتا تھا تو مہر سمیع کیسے اچھی لگتی؟ یہ سب کچھ مہر سمیع ہی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی، نہ میں ننگے پاؤں اور ننگے سر دنیا میں کھڑی ہوتی۔